हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कैडर इंग्लिश। अब हुआ ये है प्रॉब्लम दरअसल कि जो 5 बजे की क्लास में वेट कर रहे हैं, दरअसल मैंने स्ट्रीम करके ना दूसरे वाले उसमें की में चला लिया है। तो ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि जो भी देख रहे हैं जो 5 बजे के स्लॉट में है, दरअसल लाइव क्लास 3rd में, ठीक है, तो प्लीज़ वो इधर आ जाइए। मैं एक बार मैसेज डाल देती हूँ। तो मैंने मैसेज तो ड्रॉप कर दिया है और आई होप कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हेलो श्रीकांत, हेलो इंद्राज, संबित जी हेलो। मैं जाते जाते लास्ट टाइम आपका हेलो का रिप्लाई नहीं कर पाई थी। हिमांशु जी वेलकम टू द क्लास। तो गलत स्ट्रीमिंग की डाल दी थी, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस ऑटो फोकस ले रहा है, अब नहीं लेगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिटरेरी टर्म्स। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि बहुत बार स्पेसिफिकली ये नहीं बताता कि लिटरेरी टर्म्स में से कौन सी टर्म वो पूछने वाला है, और अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा जो टर्म है वो किस टेक्स्ट के साथ इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आमिर जी वेलकम टू द क्लास। हरलीन कोरा जी गुड इवनिंग। संजीव जी वेलकम टू द क्लास। दरअसल आज हम 5 टर्म डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 5 टर्म्स हैं वो नेक्स्ट स्लॉट में यानी कि 7 बजे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग अभी हमारे साथ प्रेजेंट हैं प्लीज़ वो तब भी जुड़ जाना। और आइए स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म देखते हैं कि हम कौन सी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 5 ही टर्म्स करेंगे। उसका रीज़न ये है कि 5 हम नेक्स्ट स्लॉट में करेंगे। 10 टर्म्स बहुत होती हैं, अगर आप रिवाइज उसको कर लें तो बहुत मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का और आप भूलेंगे नहीं उसको। ठीक है, तो फर्स्ट जो टर्म है, इंद्रराज कह रहे हैं कि पहली बार क्लास ले रहे हैं। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट जो टर्म आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ओड। ठीक है, ओड मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हमें ओड के बारे में ओड ऑन ग्रेशियन अर्न पढ़ना है। ठीक है, शैली का ओड टू अ नाइटेंगल पढ़ना है, ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ना है जो कि शैली ने लिखा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अमनदीप जी गुड इवनिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ओड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, थीम में ओड आ जाएगा। वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है ओड टू ड्यूटी। अभी मैं आपको विद एग्जांपल बता दूंगी, पर आपको मतलब पता होना चाहिए कि ओड एज अ टर्म है क्या। देखिए ओड जो है ये ग्रीक के वर्ड से लिया गया है, ओइड। ठीक है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये टर्म कभी कभार पूछ लेता है, मीनिंग भले ही ना पता हो लेकिन ओइड पता होना चाहिए कि ओइड टर्म से ओड बना है। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट जो मतलब था ना वो ग्रीस से ही था। ग्रीस में ये लाया गया था, तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो ग्रीस है। क्यों लाया गया था? ताकि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है उसको वो संग कर सके, यानी कि ये गाया जाता था। ठीक है, ये गाया जाता था। अब नेक्स्ट जो है ओड, इसको हाई लेवल ऑफ इमोशंस, मतलब ये अराउज करता है दो चीजें, हाई लेवल इमोशंस और इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप याद रख लेना। मैम 9th ही स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं बस। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि आज हम स्लॉट से पहले आ गए हैं। ठीक है, आना हमें 7 बजे वाली क्लास में था लेकिन क्योंकि कल ऑफ था इसलिए हम जल्दी आ गए हैं। तो वो कोई मैटर नहीं रखता, वो जुड़ जाते हैं लोग बाद में। देखिए ग्रीस से ओरिजिन हुआ था। ओड जो है वो अराउज करता है। अगर आपको याद हो ओड टू ए नाइटिंगल, ठीक है, ये कीट्स ने लिखी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे एक नाइटिंगल जो उनको मिलती है और उनको इंस्पायर करती है, मतलब डिफरेंट मूड्स के बारे में कीट्स ने अपने बारे में बताया है कि एक नाइटिंगल जो है वो किस तरीके से अराउज करती है उनके इमोशंस को। तो हाई लेवल ऑफ इमोशन और इमेजिनेशन हमें देखने को मिलता है। कमलेश जी क्लास तो अभी चालू हुई है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड चीज़ देखते हैं इसके बारे में, ओड के बारे में जो कही जाती है, ओड टू ए नाइटिंगल हमें पढ़नी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
फर्स्ट चीज मास गैदरिंग, लार्ज नंबर। सेकंड चीज हाई इमोशंस और इमेजिनेशन। ठीक है, अब थर्ड चीज देखते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड के बारे में ये कहा गया है, मैम कंपटीशन की क्लास है ये। हाँ जी, मास्टर कैडर की क्लास है ये। ग्रीस में जब इसको संग किया जाता था तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको यूज नहीं करते थे। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अमित जी, विवेक जी, वेलकम टू द क्लास। क्लास में हैकर हैं, अच्छा पता नहीं जी। जो मूड्स हैं, डिफरेंट मूड्स को, डिफरेंट प्लस एलिवेटेड मूड्स को ये जनरेट करता है। इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था, शैली की जो कीट्स है, ओड टू, मतलब सॉरी, जो की जॉन कीट्स ने लिखे हैं ओड टू ए नाइटिंगेल, ठीक है, और ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। तो ये दो बेस्ट एग्जांपल हैं। स्पेशली नाइटिंगेल जो पोयम है, यानी कि जो नाइटिंगेल का डिस्क्रिप्शन है, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विवेक जी, क्लास तो अभी स्टार्ट हुई है। सर नेमत उल्ला, मैथ्स एक्सपर्ट, थैंक यू सो मच। ओड के बारे में 4 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए यूज होता था, हाई इमोशंस और इमेजिनेशन को कंडक्ट करता था। दूसरा, गवर्नमेंट, क्योंकि देखो मास लेवल पे थी ना, तो ऐसा लगता था कि जो भी मैसेज देना है तो मास लेवल पर दिया जा सकता है, लोगों को इकट्ठा करके ओड को गाया जा सकता है। दूसरा, जब संग किया जाता था तो गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता था। ठीक है, ये लिरिक है, यानी कि इसे गाया जाता है। जितने भी आप पोएम्स देखेंगे, ओड टू द वेस्ट विंड, हरविंदर जी, ये बेसिकली इंग्लिश की क्लास है, पर्टिकुलर एमएससी की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर इंग्लिश है, बेनिफिट है आपको लिटरेचर से तो मिल सकता है, अदरवाइज आपकी, मुझे नहीं लगता कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिटरेचर का कुछ काम होगा। ठीक है, तो एमएससी की ये क्लास नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है। लिटरेचर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। हाई इमोशंस को अराउज करता है, इमेजिनेशन का स्कोप है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए यूज होता है, लिरिक है, गाया जाता है, प्लस डिफरेंट मूड्स का फ्लक्चुएशन आपको मिल जाएगा। यानी कि पोएट स्टार्टिंग में अगर सैड है तो बाद में आपको हैप्पी भी मिल जाएगा, जैसे कि जॉन कीट्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल थे। तो ये फर्स्ट टर्म थी। ठीक है, की जो थी वो मैंने आपको बता दी है, इसकी की टर्म्स। सेकंड देखते हैं, ओड से मिलता जुलता ही एक बैलेड वर्ड भी होता है। बैलेड जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करूंगे, क्योंकि बैलेड फिर आपको कंफ्यूज कर देगा। बैलेड में सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन बैलेड जो है ना वो पैट्रियोटिक थीम के लिए होता है। इसका जो थीम होता है वो पैट्रियोटिक होता है, यानी कि देशभक्ति। ठीक है, तो यही एक चीज है जो बैलेड को और ओड को अलग करती है। ठीक है, बैलेड जो है वो पीछे फॉर्म रह गई, 14th सेंचुरी से पहले की फॉर्म है, लेकिन हमें ये जो है ये टिल 20th सेंचुरी मिलती है, इसलिए हमें ओड पढ़ना है, बैलेड नहीं पढ़ना है। रमनप्रीत जी, अभी हमने फर्स्ट ही डिस्कस किया है, ज़्यादा आपकी क्लास मिस नहीं हुई है। दरअसल हम ओड डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आप 3-4 मिनट ही हुए हैं मुश्किल से, और हम सेकेंड स्लॉट में, यानी कि नेक्स्ट स्लॉट में फिर मिलेंगे 7 बजे की क्लास। ठीक है, फिर 5 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10 टर्म मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मैं 10 की 10 एक क्लास में बता दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दिमाग का ही खेल है, स्टोर करने में दिक्कत आती है। ठीक है, बैलेड मैंने आपको बता दिया कि बैलेड में क्या होता है। बैलेड जो है वो पैट्रियोटिक थीम पे होता है, और ओड मैंने आपको बताया कि पैट्रियोटिक थीम उसमें नहीं होता है, वो एक जनरल थीम होता है। मूड जो है वो स्विच करते हैं। सेकंड जो हम आज पढ़ने वाले हैं, देखो मैं एग्जांपल दे देती हूँ अब ओड के। कीट्स ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी, ओड टू ए नाइटिंगेल। 2 हो गई, जॉन कीट्स की बात हो रही। अब शैली की, शैली ने लिखी है ओड टू द वेस्ट विंड, जिसमें उन्होंने ये बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट विंड को उन्होंने कहा है प्रिजर्वर भी है प्लस डिस्ट्रॉयर भी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है
तो शैली की ये जो चीज़ है, यानी कि विवेक पाल, क्या पूछ रहे हो विवेक आप? देखो, ओड टू द वेस्ट विंड, की वेस्ट से जो विंड आ रही है, चाहे अगर आप इन टर्म्स ऑफ कल्चर की बात करते हैं तो जो वेस्ट से हम सीख रहे हैं वो प्रिजर्वर भी है और वो डिस्ट्रॉयर भी है। अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो हमारे हेरिटेज को बहुत ज़्यादा स्टोर भी कर सकता है, फ्लरिश भी कर सकता है। ज़्यादा अगर हम उस कल्चर की तरफ भागेंगे तो वो डिस्ट्रॉयर भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जो अपनी इंडिजिनियस रूट्स है ना वो इंसान भूल जाता है। तो प्रिजर्वर प्लस डिस्ट्रॉयर, ये दो फेज हैं, दो वर्ड्स हैं बेसिकली जो वेस्ट विंड के लिए यूज होते हैं। और वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ लिखा है ओड टू ड्यूटी, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक और लिखा है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड ऑफ इममॉर्टैलिटी। कितने सारे ओड हो गए ना, शैली के, कीट्स के और वर्ड्सवर्थ के, हमें ये सारे पढ़ने हैं। लास्ट है कोलरिज। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ज़्यादा आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि दिक्कत ये है कि फिर आप परेशान हो जाओगे। डिजेक्शन, डिजेक्शन करके है और इसको कहा जाता है एन ओड डिजेक्शन या डिजेक्शन टू एन ओड, ऐसे कहा जाता है। बट डिजेक्शन लिखोगे बाय कोलरिज तो आपको सैमुअल टेलर कोलरिज का ये खोल के दे देगा डिजेक्शन, ठीक है, अगर आप गूगल भी करते हो तो। नेक्स्ट देखते हैं अब, ओड कंप्लीट हो गया है हमारा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है या डिस्कस करनी है। ओड जो है मास गैदरिंग को रिप्रेजेंट करता है, प्लस बैलेड की तरह इसमें पेट्रियोटिक थीम नहीं होता, मूड्स स्विच होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो की टर्म है, नेक्स्ट जो हमें की टर्म पढ़नी है वो है सोनेट, जो कि हम एज यूजुअल पढ़ भी चुके हैं। लेकिन क्यों मैंने इसको डाला है, क्योंकि हमने सिर्फ शेक्सपियरियन सोनेट्स पढ़े हैं, हमने स्पेंसेरियन सोनेट्स नहीं पढ़े हैं। और वो कौन से हैं, एमोरिटी, जो कि फर्स्ट उसकी सोनेट सीक्वेंस है। देखिए 3 तरीके के सोनेट हैं, पेट्रियार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसेरियन सोनेट। ये इटली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इटालियन, सबसे पहले जो सोनेट लिखा था वो पेट्रियार्क ने लिखा था, इटली से वो चीज़ चली थी 15th सेंचुरी के एंड में। बाय द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी थॉमस व्याट उसको इंग्लैंड में लेकर आए थे। तो हमें पेट्रियार्कन सोनेट की रेफरेंस तो नहीं पढ़नी, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है शेक्सपियरियन और स्पेंसेरियन सोनेट। अब ट्रेस करते हैं कि सोनेट है क्या, मतलब कहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। देखो सोनेट जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड से निकला है, सोनेटो, मिलता होगा ना, देखो सोनेट वर्ड मिलता है, सोनेटो। इंद्रराज प्रजापत पूछ रहे हैं मैम आप कहाँ से पढ़ा रही हो। आपकी फर्स्ट क्लास है। दरअसल आज हमने डिस्कस किया था इंद्रराज कि हम लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, तो 10 लिटरेरी टर्म्स जो कि आपके सिलेबस का पार्ट हैं तो उनको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली यूनिट में ये चीज़ें यूज़ होंगी तो आपको पता होनी चाहिए। सोनेटो का मतलब होता है स्मॉल सॉन्ग या पोएम, लिटरल मीनिंग इस चीज़ का ये है, ठीक है। अब कैसे डिवीजन होती है, फोर्टीन लाइन्स की एक शॉर्ट पोएम है, यहाँ लिखा है ना स्मॉल सॉन्ग या पोएम, तो बेसिकली शॉर्ट की बात कर रहे हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑक्टेव जिसे कि ऑक्टेट भी कहते हैं, ये है सेस्टेट। ये पूरा का पूरा आइडिया इटालियन यानी कि पेट्रियार्कन सोनेट से लिया गया है एज इट इज। जो मॉडिफिकेशन हुए हैं वो राइम पैटर्न में हुए हैं। इसमें 8 लाइंस होती हैं, इसमें 6 लाइंस होती हैं। अब फर्क कहाँ आ जाता है, जब इसको फॉलो किया जाता है, जो पैटर्न है, जो ये 6 और 8 लाइंस का कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखोगे तो टोटल 14 लाइंस है, बट इनको ब्रेक किया गया है, यानी कि इसमें 3 क्वाट्रेंस
प्लस 1 कपलेट। अब आप पूछोगे कपलेट क्या होता है? कपलेट होते हैं 2 लाइन्स विद राइम, ठीक है, लिख देती हूँ ऐसे, 2 लाइन्स लेकिन राइम करते हुए, तो उसे हम कपलेट कहते हैं। अब 3 क्वार्टरेन है, एक क्वार्टरेन में दरअसल 4 लाइन्स होती हैं, तो अगर आप 3 क्वार्टरेन को करोगे तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12 लाइन्स हो गई। यहाँ से एक कपलेट में मैंने आपको बताया कि 2 लाइन्स होती हैं, तो यहाँ पे +2 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये 14 लाइन्स बनती हैं। अब कहाँ डिफर करती हैं ये? अच्छा इंद्रराज, आप प्लेस पूछ रहे थे, दरअसल दिल्ली, ठीक है। अब पेट्रियार्कन सोनेट की हमें राइम स्कीम नहीं पढ़नी, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो शेक्सपियरियन की राइम स्कीम बहुत बार क्वेश्चन में एज इट इज पूछ लेता है। तो राइम स्कीम है A B C D E F G 4 4 4 और 2 टोटल करेंगे आप तो ये बन जाएंगी 14 लाइन्स, ठीक है। ये जो चीज़ है ये क्वार्टरेन कहलाएगी और ये जो चीज़ है ये कपलेट कहलाएगी। ये लाइन की राइम स्कीम दी गई है, जो लास्ट वर्ड होता है ना उसका, जैसे फायर, हायर, तो ये जो है साउंड करता है एक जैसा। जब हम लिंग्विस्टिक में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से वो बोला भी जाता है। वैसे तो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ते कभी। तो ये जो चीज़ है ये राइम पैटर्न कहलाती है, ठीक है। तो अब ये शेक्सपियर का राइम पैटर्न है, तो ये ज़रा आप नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। अब देखते हैं स्पेंसर। अब स्पेंसर का राइम पैटर्न देखते हैं, लिख देती हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप मिक्स कर दो। स्पेंसेरियन पैटर्न, हाँ टाइम से पहले आने की वजह से आई गेस जो लोग कनेक्ट रहते हैं वो नहीं आए हैं किसी रीज़न की वजह से। चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। अगर आप स्पेंसर के पैटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा स्पेंसर और शेक्सपियर ने 4 लाइन्स का कॉन्सेप्ट तो एज इट इज सेम किया है, लेकिन जहाँ फ़र्क आ जाता है वहाँ आ जाता है राइम स्कीम में। अगर ये स्पेंसर का पैटर्न है तो आप शेक्सपियर का देखो, ये चीज़ एज इट इज सेम है, यहाँ डिफरेंस है। ये जो है ये शेक्सपियर का पैटर्न है, ठीक है, और जो ये है ऊपर वाला ये स्पेंसर का पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्पेंसर ने थर्ड कपलेट में, थर्ड क्वार्टरेन में यूज़ किया है वो शेक्सपियर ने, जो स्पेंसर ने थर्ड में यूज़ किया है वो शेक्सपियर ने सेकंड में यूज़ किया है, ठीक है। अगर उसने थर्ड क्वार्टरेन में सी डी की राइम स्कीम दी है, यानी कि 2 डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया है, तो वो चीज़ शेक्सपियर ने सेकंड में की है। जबकि अगर आप स्टार्टिंग का क्वार्टरेन देखो तो फर्स्ट क्वार्टरेन ऑलमोस्ट दोनों का हूबहू बिल्कुल सेम है। सेम यही चीज़ जो लास्ट का पैटर्न है E और G, स्पेंसर ने E तक यानी कि 5th डिफरेंट वर्ड तक यूज़ किया है और शेक्सपियर ने उससे ज़्यादा यूज़ किया है। तो सोनेट में हमने कवर कर लिया है। अब जो थर्ड टर्म है वो सबसे ज़्यादा इजी है, आपको एकदम से क्लिक कर जाएगी और इजी है कंपैरेटिवली। अभी हाल फिलहाल हम पढ़ भी रहे थे। देखिए जो थर्ड टर्म आज हम करेंगे वो है ब्लैंक वर्स। सबसे ज़्यादा यूज़ किया है मार्लो ने, मार्लो माइटी लाइन्स, ये जो फ्रेज था इसी के लिए यूज़ हुआ था क्योंकि मार्लो ने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ की थी, ब्लैंक वर्स, बेन जॉनसन के साथ, ठीक है। बेन जॉनसन ने फ्रेज दिया था।
मार्लो को देखते देखते ये स्कीम जो थी, बेसिकली ये जो टेक्निक थी, इसका यूज़ शेक्सपियर ने भी किया था। शेक्सपियर के जितने भी अगर आप प्लेस देखेंगे, जो 37 प्लेस का वो जिक्र करते हैं या उनकी कलेक्शन में जिक्र किया है, तो उन्होंने भी ब्लैंक वर्स का बहुत यूज़ किया। ब्लैंक वर्स है क्या? दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला, ये अनराइम्ड होता है। अनराइम्ड लाइंस का मतलब हो गया किसी भी फिक्स पैटर्न को यूज़ नहीं करता। कोई भी जो पोइट्री है वो लास्ट वर्ड तक ख़त्म हो सकती है, ठीक है, वो लास्ट वर्ड कुछ भी हो सकता है। तो इंस्पायर किया था इन्होंने शेक्सपियर को, इसीलिए शेक्सपियर ने इसमें लिखा ब्लैंक वर्स में। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इन्होंने इयैम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। पेंटागन होता है ना मैथ्स में कि 5 साइड्स होती हैं, तो ये जो मीटर है यानी कि पेंटामीटर मतलब 5 लाइन्स। तो कोई भी अगर लाइन कही गई है या पैराग्राफ कहा गया है तो वो 5 लाइन्स में होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, वो अनराइम्ड होगा, ठीक है। तो उस टेक्निक को हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। ब्लैंक जैसे पेपर होता है वैसे ही कि कुछ मतलब राइम स्कीम पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, अनराइम्ड भी चलेगी। तो चाहे पोएम्स हो या पैराग्राफ्स हो या डायलॉग्स हो, 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें। फोर्थ जो टर्म है ये ब्लैंक वर्स था। मार्लो एंड शेक्सपियर बेस्ट एग्जाम्पल है इन दो चीज़ों का। अब जो हम नेक्स्ट टर्म करेंगे वो है एपिक। आप में से बहुत सारे लोगों ने एपिक के बारे में सुना होगा, है ना। एपिक वर्ड के बारे में आप में से किसी ने कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसके रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट स्लॉट में डिस्कस करेंगे ना तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए, एपिक जो है वो एक फर्स्ट जो इसकी है ए लॉन्ग नैरेटिव पोम। हमेशा ये पोइट्री फॉर्म में ही आपको मिलेगी, ठीक है। इंडियन कल्चर में भी बहुत सारे ऐसे एपिक हैं जिन्हें हम सुनते हैं और जानते भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी। थर्ड, सुपर नेचुरल की बात होती है। सुपर नेचुरल का मतलब हो गया डिवाइन मशीनरी, यानी कि गॉड की रेफरेंस मिलती है। गुरप्रीत जी कह रहे हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड नैरेटिव पोएम। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कुछ ऐसा जो हिस्टोरिकल हो यानी कि हिस्ट्री पे बेस हो, प्लस माइथोलॉजिकल हो यानी कि उसमें मिथ्स भी मिलते हैं, वो हमारी माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। नैरेटिव पोएम है, हाँ जी लिख दिया। लॉन्ग भी होती है प्लस, ठीक है। एक फोर्थ जो पॉइंट है इसका, इसमें आम लोगों के बारे में नहीं लिखा जाता। इसमें भी जिसके बारे में लिखा जाएगा ना, जो भी बेसिकली जो डीड्स होंगी वो हीरोज की होंगी या वॉरियर्स की होंगी, यानी कि योद्धाओं की होगी। कॉमन पर्सन के लिए इसमें कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो कॉमन पर्सन का यहाँ पे हम जिक्र नहीं करते, हीरो की बात करते हैं या वॉरियर्स की बात करते हैं। बहुत ग्रैंड लेवल पे होता है। अगर आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बाहुबली मूवी देखी हो तो वो अगर फिक्शनल नहीं होती तो आप ये कह सकते हो कि उसका जितना भी एनवायरनमेंट है, जितना भी पर्सपेक्टिव से वो दिखाई गई है या बताई गई है, तो उसमें क्या है कि वो कहीं ना कहीं एपिक है, ठीक है। पर क्या है कि वो फिक्शनल स्टोरी है, इसलिए हम उसे एपिक नहीं कहते। लेकिन जो जितने भी ग्रैंड थीम हैं वो सारे जो प्रेजेंटेशन है वो एपिक को ही रिप्रेजेंट करती है। एपिक का मतलब है एक लंबा नैरेटिव जो कि पोइट्री फॉर्म में हो, प्लस उसमें लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स का मतलब हो गया वो कैरेक्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ सुपर नेचुरल, यानी कि कुछ ऐसा जो नेचुरल नहीं है। उसमें आप क्या देखोगे कि गॉड की वर्सेस मैन, यानी कि गॉड की पर्सन से लड़ाई हो रही है, गॉड की मैन से लड़ाई हो रही है, प्लस गॉड वर्सेस गॉड, यानी कि गॉड की गॉड से भी लड़ाई हो रही है, ठीक है। कोई एक ऐसा एपिक आप बताओ जो आपने पढ़ा हो।
क्योंकि गुरप्रीत जी ने लास्ट आंसर दिया था, तो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ एटलीस्ट कोई ना कोई एपिक आप ज़रूर जानते होंगे। कोई एक एपिक का नाम, ग्रीक भी है, इंडियन भी है, तमिल भी है, अगर आप बता सकते हो तो। महाभारत एंड रामायण गुरप्रीत जी का आंसर आया है, बिल्कुल सही है। बाकी सिलेबस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलरली इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पेपर रखती हैं। दो तरीके के पेपर होते हैं, एक इंडियन क्लासिकल जिसमें कि हम अपने जितने भी एपिक्स हैं, जैसे महाभारत लगाया जाता है और उसका जो सीक्वल डाइसिंग है वो पढ़ाया जाता है, रामायण के जो श्लोकाज होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तमिल लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है। नॉर्थ इंडिया की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें लगाया गया था तो हम इसलिए मैंने आपसे वो चीज़ शेयर कर ली। देखो अब एग्जाम्पल देखो क्या है। होमर ने दो लिखे थे एपिक, एक था इलियड, एक था ओडिसियस, ठीक है। ये दो एपिक इसके बहुत ज़्यादा फेमस हैं होमर के। अब ये तो हुई ग्रीक की बात, बिकॉज होमर जो है वो ग्रीक से बिलोंग करते थे, ठीक है। इलियड में अगर आप मूवीज़ देखने में थोड़े से इंटरेस्टेड हो तो अगर आप पढ़ना चाहते हो होमर को तो 300 और ट्रॉय, दो मूवीज़ हैं, हॉलीवुड की है। अगर आप इलियड पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो 300 एंड ट्रॉय, ठीक है। बाकी इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर आप बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि आपने आंसर दिया, इंडियन लिटरेचर में जो चीज़ें हैं वो है महाभारत और रामायण, जिसे हम रामायण बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो हैं एपिक हैं। हाँ जी गुरप्रीत जी, इन 1798 एंड 1800, ये आप क्या बता रहे हो, ईयर बता रहे हो, श्लोक का नंबर बता रहे हो, ठीक है। वैसे तो ये ईयर तो लिरिकल बैलेड्स के लिए भी था। और तमिल लिटरेचर की अगर आप बात करें तो तमिल लिटरेचर का संगम पीरियड एक और एपिक है, सिलपतिकारम। तो ये कुछ एपिक हैं जिसमें कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, प्लस इसका पर्पस क्या होता है, इनका जो मेन पर्पस होता है आपको सिखानी होती है वैल्यूज, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। इसका डिफरेंस सिर्फ लड़ाई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉर, सिर्फ वॉर के बारे में इसका पर्पस नहीं होता, ये आपको वैल्यूज या वाइसेस जिसको आप बोलते हो ना, वाइसेस से बचाने के लिए, यानी कि वर्च्यूज एडिशन आए हैं। जैसे कि अगर आप महाभारत के इंडियन एडिशंस देखें तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का हर एक अपना वर्जन है। रामायण के भी बहुत सारे वर्जन हैं, जो कि हेजिमनी एक वर्ड होता है, यानी कि अगर आप इंडियन रामायण को पढ़ेंगे तो उसका जो पैटर्न है, जो स्टोरी है उसकी, वो अलग है। अगर उसी रामायण को आप श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, जहाँ के कि किंग जो है वो रावण थे, उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो गई, एपिक। अब इसी से मिलता जुलता एक मॉक एपिक है, वो हमारी आज की इस क्लास की लास्ट टर्म है। नेक्स्ट स्लॉट में मिलेंगे और फिर इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही टर्म रिपीट होगी, वो है एपिक या मॉक एपिक, ठीक है। अब जो हमारी फिफ्थ टर्म है वो है मॉक एपिक। कोई किसी ने पढ़ा है मॉक एपिक एज अ टर्म? अगर आपने पढ़ा है तो बताओ। अगर मॉक एपिक पढ़ा है तो बताओ, क्योंकि एपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया ना कि एपिक में लॉन्ग नैरेटिव होती है, कैरेक्टर्स बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए।
वॉरियर्स के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। वॉरियर्स का मतलब हो गया कि जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी पावर्स होती हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। प्लस सुपर नेचुरल का भी डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। सुपर नेचुरल का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से गॉड जो है उनका इंटरवीन, जैसे अगर आप बात करें महाभारत की तो उसमें श्री कृष्ण का हमें जिक्र मिल जाता है, ठीक है। देखो मॉक एपिक, मॉक जो है वो मॉकरी वर्ड से निकला है, यानी कि मजाक, एक तरीके से मजाक की फॉर्म में लिख दिया गया है। तो एपिक जो होता है, मॉक एपिक, इसका बेस्ट एग्जांपल है अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक, कि किसी एक सेंसिटिव इशू को, ट्रिवियल इशू को, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, उसको टाइटल में मेंशन किया है। और लॉक का मतलब है यहाँ पे हेयर लॉक, ठीक है। एक कैरेक्टर दिखाया गया है और उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है कि बहुत अच्छे तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक वॉरियर की तरह उसको दिखाया है। उसका नाम है बेलिंडा, जो ये मेन कैरेक्टर है। लेकिन एट द एंड होता क्या है कि इसका मजाक बन जाता है, ठीक है। तो इसकी हेयर लॉक जो है, यानी कि जो आगे की जो कहते हैं ना आप लट बालों की, उसको कोई काट देता है पार्टी में। तो ये एक टर्म थी जो कि अलेक्जेंडर पोप ने स्टार्ट की थी। बेसिकली अलेक्जेंडर पोप ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया। और द मॉक एपिक जब हम देखते हैं ना एज अ टर्म, तो इसमें एपिक के जितने भी वैल्यूज़ आप सीखते हो उन सब का एक तरीके से मजाक बनाया जाता है। तो अगर आपने ये पढ़ा है द रेप ऑफ द लॉक, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मॉक एपिक मतलब हंसना। गॉड का इंटरवेंशन आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नाम मात्र को मिलेगा। इसकी जगह जो है वो सुपर डिवाइन, जैसे क्यूपिड है, क्यूपिड का जिक्र आपको मिल जाएगा। लेकिन एट द एंड क्यूपिड किसके लिए सर्व करता है? सर्व तो गॉड के लिए करता है ना। एंजल की रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस ना मिलके एपिक की तरह वो ड्रीम सीक्वेंस में होगी कि ड्रीम में कोई आया, किसी ने कुछ कहा, और फिर क्या हुआ कि कैरेक्टर जो है ना, कि कैरेक्टर का फिर क्या हुआ, कैरेक्टर का फिर सडनली डाउनफॉल हुआ। तो ये कुछ टर्म्स हैं रेप ऑफ द लॉक जब हम पढ़ेंगे, यानी कि अलेक्जेंडर पोप जब आएंगे, जो कि इसकी सेकंड यूनिट के बाद आएंगे, तब हमें इसको फिर रिपीट करना पड़ेगा। एपिक, मॉक एपिक एंड प्लस मॉक हीरोइक, ये ड्राइडन ने भी यूज़ किया था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, यही मुझे 5 टर्म अभी डिस्कस करनी थी आपके साथ। दोबारा रिविजिट कर लेना आप। मॉक एपिक सबसे छोटी टर्म थी जो अभी हमने डिस्कस करी, कि एक तरीके से जो एपिक के रूल्स होते हैं उनका मजाक बनाया जाता है। और जो एपिक था वो बहुत ग्रैंड लेवल पे लिखा जाता है, मतलब स्टार्टिंग मॉक एपिक की बहुत ग्रैंड लेवल पे होती है, पर एट द एंड क्या होता है कि उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो अभी की क्लास में यही थी 5 टर्म्स: ओड, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक और ब्लैंक वर्स। 5 टर्म हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी की 5 टर्म, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोलिलोकी, मॉक हीरोइक, ऐसी 2 और टर्म हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 7 बजे मिलती हूँ मैं आपसे।